बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू उर्दू कहानी नामा। जादुई और तिलिस्मी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। उम्रों और खुफिया तिलिस्मात एपिसोड 4। इसी लम्हे इसके दाएं तरफ जमाका हुआ और वहां चमगादड़ बोना आ गया तो तुमने दूसरा तिलिस्म भी फतह कर लिया। चमगादड़ बोने ने इसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कर लिया फतह, मगर इस तिलिस्म से मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं खाली हाथ ही आया हूँ। उमरों ने मुंह बनाकर कहा, कोई बात नहीं, अगले तिलिस्म में तुम्हें 3 गुना खजाना मिल सकता है। चमगादड़ बोने ने कहा, ये 7 आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये भी तिलिस्म का ही हिस्सा है? उमरों ने चमगादड़ बोने से पूछा। हाँ, इन 7 कुल्हाड़ा बरादरों से बचकर तुम्हें अगले तिलिस्म में जाना है। चमगादड़ बोने ने कहा। बचकर क्या मतलब? उमरों ने चौंक कर कहा, ये 7 जनूब की तरफ हैं, तुम शिमाल में हो। तुम्हें मेरे जाने के बाद मशरक की तरफ भागना होगा। ये तुम्हारे पीछे भागेंगे और तुम्हें कुल्हाड़े मारेंगे। अगर इनका तुम्हें एक भी कुल्हाड़ा लग गया तो तुम जख्मी होकर गिर जाओगे। ये फौरन तुम्हें दबोच लेंगे। फिर यहाँ एक काला देव आएगा और तुम्हें पकड़कर 100 तिलिस्मात में ले जाएगा, और अगर तुम इनसे बच गए तो तुम्हें भागकर यहाँ से 2 मील दूर जाना होगा। 2 मील के फासले पर एक स्याह लकीर है। अगर तुम इस स्याह लकीर तक पहुंच गए और तुमने इस लकीर को पार कर लिया तो तुम तीसरे मरहले में दाखिल हो जाओगे। चमगादड़ बोने ने कहा, ओह, तो अब मुझे इनसे बचने के लिए 2 मील भागना पड़ेगा। उमरों ने कहा। इसके चेहरे पर गुस्सा और परेशानी थी। एक बड़े मरहले में जाने के लिए तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। चमगादड़ बोने ने कहा, यह तो हो गया तीसरे मरहले में दाखिल होने का तरीका। अब ये बताओ तीसरा मरहला है क्या? उमरों ने होंठ बेचकर पूछा। यह तिलिस्म काला तिलिस्म है। इस तिलिस्म में तुम्हें हर तरफ काले रंग के बड़े बड़े परिंदे उड़ते नजर आएंगे। इन परिंदों की तादाद हजारों में होगी। सब परिंदे तुम पर लंबी लंबी चोंचों से हमला करेंगे और तुम्हारी बोटियां उड़ाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें खुद को इनसे बचाना होगा और इन तमाम परिंदों को हलाक करना है। चमगादड़ बोने ने जवाब देते हुए कहा, ओह, क्या इन सब परिंदों को मुझे ही हलाक करना पड़ेगा? उमरों ने कहा, हाँ, अगर इनमें से एक परिंदा भी बच गया तो वो गायब होकर जब दोबारा आएगा तो अपने साथ और ज्यादा परिंदे ले आएगा। इसलिए तुम्हें इन तमाम परिंदों को एक साथ और एक वक्त में ही मारना होगा। चमगादड़ बोने ने कहा, एक साथ एक ही वक्त में? उमरों ने हैरान होकर कहा, हाँ, सब के सब परिंदे एक ही बार में हलाक हो जाएं। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे लंबी चोंचों वाले स्याह परिंदे आते रहेंगे और तुम पर हमला करते रहेंगे। और याद रखना, इन परिंदों की चोंचें बेहद जहरीली हैं। अगर तुम्हें किसी एक परिंदे की भी चोंच लग गई तो तुम फौरन बेहोश हो जाओगे, और तुम्हारे बेहोश होते ही परिंदे गिद्धों की तरह तुम पर पल पड़ेंगे और बोटियों के साथ तुम्हारी हड्डियां भी खा जाएंगे। चमगादड़ बोने ने उमरों को डराते हुए कहा। फिर इससे पहले कि उमरों इससे और कुछ पूछता, वो अचानक गायब हो गया। अरे, चला गया इतनी जल्दी? इसने इन जहरीले परिंदों से बचने का कोई तरीका तो बताया ही नहीं। उमरों ने परेशान होते हुए कहा, आका, क्या मैं जमील से बाहर आ जाऊं? मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी, जो जमील के सिरे से बाहर झांक रहा था। आओ जाओ, तुम भी आ जाओ। तुमने कौन सा तीर मार लेना है? उमरों ने मुंह बनाकर कहा, और मुहाफिज बोना अचानक उचक जमील से बाहर निकल आया। कुल्हाड़ा बरदार आदमी मुसलसल इसी जगह खड़े थे। उन्होंने चमगादड़ बोने के जाने के बाद भी अभी तक कोई हरकत नहीं की थी। इसी में अचानक वहां तेज चीख सुनाई दी। ओह, खबरदार करने वाली चीखों का सिलसिला शुरू हो गया है। उमरों ने कहा, हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। मुहाफिज बोने ने इसकी तरफ मुड़कर कहा, चलो, इस बार मेरा काम आसान हो गया है। मुझे इन 7 हरामखोरों से ही बचना है, वरना मैं तो परेशान हो रहा था कि अब न जाने अगले तिलिस्म में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उमरों ने कहा, फिर भी आका, आपको इनसे एहतियात करना पड़ेगी। ये इंसान घोड़ों से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से दौड़ते हैं। मुहाफिज बोने ने कहा, इनकी शक्लें भी घोड़ों जैसी हैं। मुझे तो ये इंसानी घोड़े ही दिखाई दे रहे हैं। उमरों ने मुंह बनाकर कहा, इसके अलावा ये कुल्हाड़ा मारने में भी बेपनाह महारत रखते हैं। ये चाहे तो कुल्हाड़ा फेंक कर उड़ती हुई चिड़िया की गर्दन भी काट दें। मुहाफिज बोने ने कहा। इसी लम्हे दूसरी बार चीख की आवाज़ सुनाई दी। इस चीख की आवाज़ सुनते ही कुल्हाड़ा बरदार इंसानों में बेचैनी बढ़ गई। वो बार बार अपने हाथों में कुल्हाड़े बदल रहे थे, जैसे वो उमरों पर हमला करने के लिए बेताब हो रहे हों। फिर तुम क्या कहते हो? इनसे मैं कैसे बचूंगा? मुहाफिज बोने की बात सुनकर उमरों ने परेशान होते हुए कहा। वहीं मैं सोच रहा हूँ, मुहाफिज बोने ने कहा।
ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، عمروں نے کہا۔ کون سی بات؟ محافظ بونے نے چونک کر کہا۔ جب مجھے ان کلہاڑا برداروں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے تو پھر چیخوں کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ اب ان چیخوں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ عمروں نے کہا۔ ان خفیہ طلسمات میں اس طرح آپ کو سوچنے سمجھنے کا موقع بھی دیا جا رہا ہے آقا، محافظ بونے نے کہا۔ سوچنے سمجھنے کا موقع کیا مطلب؟ عمروں نے کہا۔ سوچے، سیدھی سی بات ہے، زغار جادوگر کی بھی یہی خواہش ہے کہ کوئی اس کے خفیہ طلسمات فنا کر کے اس تک پہنچ جائے۔ اس نے کالے دیوتا کے کہنے پر سخت سے سخت طلسمات ضرور قائم کیے ہیں، مگر ساتھ ساتھ اس نے ان طلسمات میں آنے والوں کو چند رعایتیں بھی دے رکھی ہیں تاکہ وہ ان طلسمات سے اپنا بچاؤ کرنے کا سوچ سکیں۔ محافظ بونے نے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے؟ عمروں نے سمجھ جانے والے انداز میں سارا لا کر کہا۔ ہاں آقا، اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، اگر 10 چیخوں کی آوازیں آنے تک آپ یہیں رکے رہے تو پھر آپ مشکل میں آ جائیں گے۔ آپ 10ویں چیخ کے ختم ہوتے ہی یہاں سے غائب ہو کر 100 طلسمات والے مرحلے میں پہنچ جائیں گے۔ محافظ بونے نے کہا۔ بڑی مصیبت ہے یہ تو، نہ اس طرف چین اور نہ اس طرف، عمروں نے منہ بنا کر کہا۔ اسی لیے میں تیسری چیخ ابھری۔ ہاں یہ تو ہے، محافظ بونے نے اس بات میں سارا لا کر کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا اب میں اپنی کراماتی چیزوں کا استعمال کر سکتا ہوں؟ عمروں نے پوچھا۔ جی ہاں آقا، اب آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، صرف پہلے مرحلے میں آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے، مگر اب آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، محافظ بونے نے کہا تو عمروں نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس نے زمین سے سرخ جوتیاں نکال لیں۔ اس نے پیروں سے اپنی عام جوتیاں اتاریں اور ان کی جگہ سرخ جوتیاں پہن لیں۔ پھر اس نے زمین سے جادو پلٹ ہار نکالا اور اسے گلے میں ڈال لیا۔ بہت خوب آقا، یہ آپ نے مناسب انتظام کیا ہے۔ سرخ جوتیوں کی وجہ سے آپ گھوڑے سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بھاگ سکتے ہیں، اور جادو پلٹ ہار سے اب نہ صرف آپ جادو سے بچ سکتے ہیں بلکہ آپ پر پھینکا ہوا کوئی جادوئی ہتھیار بھی واپس پلٹ جائے گا۔ محافظ بونے نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو پھر مانتے ہو نا کہ میں عقل مند ہوں؟ عمروں نے سینہ پھلا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل آقا، آپ جیسا عقل مند اور ذہین آدمی کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ محافظ بونے نے کہا، اور اپنی تعریف سن کر عمروں کا سینہ کئی انچ اور پھول گیا۔ کیا یہ 10 چیخوں کے ختم ہونے کے بعد مجھ پر حملہ کریں گے؟ عمروں نے پوچھا۔ ارے نہیں آقا، آپ کو ان 10 چیخوں کی آوازیں ختم ہونے سے پہلے اس سیال لکیر کو پار کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ پلٹ کر بھاگیں گے یہ بھی حرکت میں آ جائیں گے۔ محافظ بونے نے کہا۔ اوہ، تو یہ بات تم پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ 4 چیخیں سنائی دے چکی ہیں، 2 میل کا فاصلہ ہے، اور تم نے خواہ مخواہ مجھے باتوں میں الجھا رکھا ہے۔ عمروں نے منہ بنا کر غصیلے لہجے میں کہا۔ تو بھاگیں آقا، مزید دیر نہ کریں، محافظ بونے نے کہا۔ سچ؟ عمروں نے مزاح بھرے لہجے میں کہا۔ بالکل، محافظ بونے نے ہنس کر کہا۔ تو پھر لو میں بھاگنے لگا ہوں، عمروں نے کہا۔ اس نے ایک نظر ان 7 کلہاڑا برداروں کو دیکھا، ان کے منہ کو چڑھایا اور پھر مشرق کی طرف یک لخت بھاگ اٹھا۔ جیسے اس نے دوڑ لگائی 7 کلہاڑا بردار شور مچاتے ہوئے اس کے پیچھے لمکے۔ عمروں سرخ جوتیوں کی مدد سے نہایت تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا، مگر وہ 7 بھی بے حد تیز تھے۔ وہ چھلانگیں مارتے ہوئے عمروں کے پیچھے آ رہے تھے۔ عمروں نے بھاگتے بھاگتے سر گھما کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کی رفتار اور ان کلہاڑا برداروں کی رفتار میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگے چلے آ رہے تھے۔ پھر بھاگتے بھاگتے ایک انسان نے اچانک ہاتھ گھمایا۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ سے کلہاڑا نکلا اور ہوا میں گھومتا ہوا نہایت تیزی سے عمروں کی طرف بڑھا۔ عمروں نے فوراً ایک اونچی چھلانگ لگائی اور کلہاڑا گھومتا ہوا اس کے پیروں کے نیچے سے نکلتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر دوسرے انسان نے پوری قوت سے عمروں پر کلہاڑا پھینکا۔ کلہاڑا بجلی کی سی تیزی سے گھومتا ہوا عین عمروں کے قریب آیا۔ عمروں اس کلہاڑے سے نہیں بچ سکتا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ کلہاڑا عمروں کو لگتا، اچانک کلہاڑا عمروں کے کچھ فاصلے پر آ کر ایک لمحے کے لیے رکا، اور پھر وہ تیزی سے مڑا اور گھومتا ہوا ٹھیک اس انسان کے سینے میں جا لگا جس نے کلہاڑا پھینکا تھا۔ اس انسان کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ اچانک وہیں جل کر راکھ ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر دوسرا کلہاڑا برداروں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی کہ عمروں پر پھینکا ہوا کلہاڑا اسے لگنے کی بجائے واپس اس پھینکنے والے انسان کو آ لگے اور وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اپنے ساتھی کو اس طرح جل کر راکھ ہوتے دیکھ کر ان سب کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے۔ ان میں سے 2 انسان بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے کلہاڑے ایک ساتھ عمروں پر کھینچ مارے۔ عمروں بجلی کی سی تیزی سے دوڑا چلا جا رہا تھا۔ کلہاڑا جس طرح پلٹ کر واپس پھینکنے والے کو جا لگا تھا اور وہ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر عمروں مطمئن ہو گیا
वो समझ गया था कि कुल्हाड़ा इसके गले में मौजूद जादू पलटहार की वजह से वापस पलटकर इस इंसान को जा लगा था। इसने 2 और इंसानों को कुल्हाड़े फेंकते देखा तो वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कुल्हाड़े बरक रफ्तारी से घूमते हुए इसके नज़दीक आए और फिर करीब पहुंचकर वो एक लम्हे के लिए रुके और फिर इसी तेज़ी से पलटकर घूमते हुए वापस इन इंसानों को जा लगे जिन्होंने कुल्हाड़े फेंके थे। फ़ज़ा यकबारगी इन दोनों इंसानों की तेज़ और इंतहाई दर्दनाक चीखों से थर्रा उठी और फिर वो दोनों भी पहले इंसान की तरह वहीं जलकर राख हो गए। ओह, इस आदमजात पर इस तरह कुल्हाड़े मत फेंको, आगे बढ़कर इसे घेरो, फिर हम एक साथ इस पर हमला करेंगे, एक इंसान ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। इसकी बात सुनते ही इसके साथियों ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। देखते ही देखते वो चारों बिजली की सी तेजी से दौड़ते हुए उमरों के नज़दीक पहुंच गए। वो उमरों के दाएं तरफ थे और 2 बाएं तरफ, 2 उमरों के दाएं तरफ थे और 2 बाएं तरफ। उन्होंने उमरों के नज़दीक जाते ही इस पर हमला कर दिया। वो उमरों पर हाथ से छुए बगैर कुल्हाड़ों से हमले कर रहे थे और इस बार उमरों बड़े बखलाए हुए अंदाज में झुककर इधर उधर उछल कर खुद को इनके हमलों से बचा रहा था। तुम हमारे हाथों से बच नहीं सकते आदमजाद, रुक जाओ वरना हम तुम्हारे टुकड़े उड़ा देंगे। एक इंसान ने उमरों को कुल्हाड़ा मारते हुए इंतहाई गजीले लहजे में कहा। देखता हूँ, हिम्मत है तो रोक लो मुझे। उमरों ने जगाई देकर इसके कुल्हाड़े के वार से बचते हुए कहा। ये बात है, इसने गुस्सीले लहजे में कहा। हाँ, यही बात है, उमरों ने तमस्खराना लहजे में कहा। तुम दोनों इसके आगे आ जाओ, मैं और मार्का इस पर पीछे से हमला करते हैं, इस इंसान ने कहा। तो 2 तेजी से छलांगे लगाकर उमरों के सामने आ गए, जबकि बोलने वाला और इसका एक साथी उमरों के अकब में आ गए थे। रोको इसे, रोको जल्दी, हम सरहदी लकीर के करीब पहुंचने वाले हैं, इस इंसान ने चीखते हुए कहा। और सामने वाले अचानक पलटे और उन्होंने फौरन उमरों पर छलांगे लगा दी। छलांगे लगाते ही इनके कुल्हाड़े तेजी से हरकत में आए। उमरों भागते भागते यकलफ्त पूरी कुव्वत से उछला और हवा में उड़ते ही इसने कलाबाजी खाई और इन दोनों कुल्हाड़ा बरदारों के ऊपर से गुजरता चला गया। इन दोनों के कुल्हाड़े उमरों के ऐन पहलुओं के करीब से गुजर गए थे। कलाबाजी खाकर उमरों के पैर जैसे ही जमीन से लगे वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर दौड़ता चला गया। अब इसे दूर एक स्याह पट्टी साफ दिखाई दे रही थी। वो निकल रहा है, दौड़ो, भागो, पकड़ो इसे, बोलने वाले इंसान ने हलक के बाल चीखते हुए कहा। इन सब ने अपनी रफ्तार और ज्यादा तेज की और उमरों के ऐन सर पर पहुंच गए। ये देखकर उमरों ने फिर लंबी छलांग लगाई और कलाचे भरता हुआ स्याह पट्टी की तरफ बढ़ता चला गया। अभी वो स्याह पट्टी के करीब पहुंचा ही था कि 3 और इंसानों ने आखिरी चाराकार के तौर पर अपने कुल्हाड़े इस पर खींच मारे। चौथा चौके पहले ही उमरों पर अपना कुल्हाड़ा फेंक चुका था और वो उमरों के पैरों के नीचे से निकल गया था, इसलिए वो खाली हाथ ही उमरों को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। तीनों कुल्हाड़े उमरों की तरफ आए और फिर पलटकर वापस इन तीनों को जा लगे। वो तीनों भी वहीं जलकर राख हो गए। चौथा उमरों के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। इसने भागते भागते छलांग लगाई और किसी परिंदे की तरह हाथ फैलाकर उमरों की तरफ बढ़ा। उमरों ने भी छलांग लगाई और फिर वो उड़ता हुआ ऐन स्याह पट्टी पर से गुजर गया। हवा में उछला हुआ इंसान भी पट्टी पर से गुजरा। दूसरे लम्हे एक जोरदार कड़ाका हुआ और वो इंसान यकलख्त चीखता हुआ फजा में ही जलकर राख बनता चला गया। पट्टी से गुजरकर उमरों दूसरी तरफ आया ही था कि अचानक इसे एक जोरदार झटका लगा और फिर इसे अपने दिमाग में अंधेरा सा भरता हुआ महसूस हुआ। इस बार उमरों को यूं महसूस हुआ था जैसे तरीकी फैलने के साथ साथ इसके पैरों के नीचे से जमीन भी निकल गई हो। वो बुरी तरह से लड़खड़ा गया था, मगर इससे पहले कि वो गिर जाता अचानक इसके पैरों के नीचे से ठोस जमीन आ गई और वो गिरते गिरते संभल गया। जैसे ही वो संभला अचानक इसकी आंखों के सामने छाया हुआ तरीकी का पर्दा गायब हो गया और उमरों ने खुद को एक और मैदान में पाया। यह मैदान ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था। इसके चारों तरफ इसे तवील पहाड़ी सिलसिले दिखाई दे रहे थे। पहाड़ियों के दरमियान बनी हुई ये वादी किसी खुश्क और बेआबो गया मैदान जैसी ही थी। अलबत्ता वहां हर तरफ छोटे बड़े पत्थर जरूर बिखरे हुए थे। यूं लग रहा था जैसे किसी ने पत्थरों को तोड़कर वहां हर तरफ फैला दिया हो। ऊपर फजा में धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से आसमान दिखाई ही नहीं दे रहा था। उमरों को चमगादड़ बोने ने बताया था कि इस दिशा में स्याह रंग के बड़े बड़े परिंदे हैं, इनकी चूंचें बेहद लंबी होगी। वो हमला करने के लिए आएंगे। इसे न सिर्फ खुद को इन परिंदों के हमले से बचाना है, बल्कि इन सब परिंदों को एक साथ हलाक करना है।
इन परिंदों की चोंचें जहरीली हैं और अगर किसी एक परिंदे की चोंच इसे लग गई तो वो फौरन बेहोश हो जाएगा और बेहोश होते ही इस पर स्याह परिंदे पल पड़ेंगे और इसके गोश्त के साथ इसकी हड्डियां भी निकल जाएंगे। उमरो अभी इन जहरीली चोंचों वाले परिंदों से बचने और इन्हें एक साथ हलाक करने के बारे में सोच ही रहा था। इसे आसमान पर तेज शोर सुनाई दिया। इसने सर उठाकर देखा तो एक लम्हे के लिए खौफ से इसका रंग पीला बढ़ गया। धुएं के बादलों से एक स्याह रंग के दो एकल परिंदे निकल कर आते दिखाई दिए। इन परिंदों की जिसामत दो कामत थी और इनकी मुँह चूचे वाकई बेहद बड़ी और नकीली और तलवारों जैसी नजर आ रही थी। यूं लग रहा था जैसे आसमान पर हर तरफ दो हैकल कवे उड़ रहे हों। इन परिंदों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी और वो बादलों से निकलकर नीचे आ रहे थे। इन परिंदों के नीचे भी बेहद बड़े और नोकदार थे। इन परिंदों के पंजे भी बेहद बड़े और नोकदार थे। वो जूं नीचे आ रहे थे। इन्हें देखकर उमरों का खून खुश्क होता जा रहा था। स्याह परिंदों के सर गोल थे और इनकी आंखें बेहद बड़ी और बाहर को निकली हुई थी। चंद ही लम्हों में जैसे सारा आसमान इन स्याह भयानक और हैबतनाक परिंदों से भर गया। वो गोते लगाते और क्रीहनाक आवाजों से चीखते हुए नीचे आते जा रहे थे। इनकी रफ्तार बेहद तेज थी। अरे बाप रे बाप, ये तो तेजी से मेरी तरफ आ रहे हैं। अगर मैंने इनसे बचने का जल्द कोई इंतजाम न किया तो ये वाकई मेरे टुकड़े उड़ा देंगे, उमरों ने बुखलाते हुए कहा। फिर एक ख्याल के आते ही इसने जमीन से फौरन मुकद्दस छतरी निकाल ली। छतरी निकालकर इसने खोली और फौरन सर पर तान ली। इसी लम्हे एक परिंदा जनाटेदार आवाज के साथ बिजली की सी तेजी से नीचे आकर मुकद्दस छतरी से टकराया। जैसे ही इसके पंजे मुकद्दस छतरी से टकराए, एक जोरदार कड़ाका हुआ और परिंदा यकलख्त जलकर राख हो गया और इसकी राख हवा में उड़ती चली गई। इसी लम्हे एक और परिंदा नीचे आया। इस परिंदे के पंजे भी जैसे ही मुकद्दस छतरी से टकराए, कड़ाके की आवाज के साथ रोशनी सी चमकी और वो भी राख बनकर हवा में बिखर गया। और फिर तो जैसे इन परिंदों ने मौत की परवाह किए बगैर नीचे आकर इस छतरी से टकराना शुरू कर दिया। रोशनी चमकती, कड़ाके होते और परिंदे खाक बनकर हवा में बिखरते रहे। परिंदों के साथ अब इनकी राख भी हर तरफ उड़ती दिखाई दे रही थी, मगर इसके बावजूद परिंदे उमरों पर हमला करने से नहीं रुक रहे थे। ये उमरों की खुशकिस्मती ही थी कि इसे बरवकत मुकद्दस छतरी का ख्याल आ गया था और इसने फौरन ही मुकद्दस छतरी निकालकर सर पर तान ली थी। अगर इसे एक लम्हे की भी देर हो जाती तो अब तक किसी न किसी परिंदे की जहरीली चोंच इसके जिस्म में घुस चुकी होती। मुकद्दस छतरी सर पर तान लेने से उमरों इन खतरनाक, खूनख्वार और जहरीले परिंदों के हमलों से महफूज तो हो गया था, मगर आसमान इन परिंदों से भरा हुआ था। हर तरफ स्याह परिंदे ही परिंदे दिखाई दे रहे थे, जिनकी तादाद लाखों में नहीं तो हजारों में जरूर थी। और उमरों ये सोच कर परेशान हुआ जा रहा था कि वो इन हजारों की तादाद में परिंदों को एक साथ और एक ही वक्त में कैसे हलाक करेगा। अब सैकड़ों परिंदे जमीन पर आकर बैठ गए थे। सैकड़ों इसके इर्द गिर्द मंडला रहे थे और इससे कहीं ज्यादा तादाद में परिंदे ऊपर मौजूद थे। इनके हमला करने का सिलसिला भी नहीं रुक रहा था। लगातार परिंदे नीचे आकर मुकद्दस छतरी से टकरा रहे थे और जमीन पर मौजूद परिंदे बड़ी और खौफनाक आंखों से उमरों को घूर रहे थे, जैसे उमरों अगर इनकी तरफ बढ़कर आए तो वो फौरन इस पर हमला कर देंगे। आका, इस तरह बात नहीं बनेगी। मुहाफिज बूढ़े ने जमीन से सर निकालकर उमरों से मुखातब होकर कहा। तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तलवार हैदरी निकाल कर इन्हें हलाक करना शुरू कर दूं? उमरों ने इसे घूरते हुए कहा। मगर कैसे? इसकी बात सुनकर उमरों ने होंठ सूत लिए और कहा, आका, मुकद्दस छतरी से टकराकर जो परिंदे जल कर राख हो रहे हैं, इनके हलाक होने का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। एक परिंदा जलकर राख बनता है तो एक परिंदे की जगह बादलों से 10-15 और निकल आते हैं। इनकी तादाद कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। थोड़ी देर में यहाँ इस कदर तादाद में परिंदे जमा हो जाएंगे कि आपको आगे बढ़ने के लिए एक कदम भी जगह नहीं मिलेगी। और इस हाल में आप इस तरह कब तक खड़े रहेंगे? मुहाफिज बूढ़े ने कहा तो उमरों परेशान हो गया। वाकई वो मुकद्दस छतरी लिए कब तक वहाँ खड़ा रह सकता था? तो क्या मैं आगे बढ़ना शुरू कर दूं? उमरों ने परेशानी के आलम में कहा। इससे क्या फ़ायदा होगा? मुहाफिज बूढ़े ने कहा। मगर इन सब परिंदों को मैं एक साथ कैसे हलाक कर सकता हूँ? हर तरफ स्याह परिंदे ही परिंदे हैं। उमरों ने कहा, आप अपनी करामाती चीज़ों को इस्तेमाल करें आका। करामाती चीज़ों से ही आप इस मसले का हल निकाल सकते हैं। मुहाफिज बूढ़े ने कहा। करामाती चीज़ें? उमरों ने कहा। और फिर अचानक इसके ज़हन में कूंदा सा लपका
اور وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، میں ان پرندوں کو ایک ساتھ اور ایک ہی وقت میں ہلاک کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتا ہوں، عمروں نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور محافظ بونا مسکراتا ہوا زمین کے اندر پہنچ گیا۔ عمروں نے فوراً نبیل سے جال الیاسی نکال لیا۔ جال الیاسی کے ایک سرے پر ڈوری تھی۔ عمروں نے ڈوری منہ میں دبائی اور جال الیاسی کو اوپر کی طرف اچھال دیا۔ جال الیاسی، ان تمام سیاہ پرندوں کو جکڑ لو، عمروں نے منہ سے ڈوری نکال کر ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ جال الیاسی ہوا میں اچھل کر تیزی سے بلند ہوتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جال الیاسی جیسے بادلوں میں چھا کر گم ہو گیا۔ دوسرے لمحے آسمان پر زوردار کڑاکے ہوئے، بجلی کی تیز لہریں سی چمکی اور جال الیاسی پھیل کر نیچے گرتا نظر آیا۔ وہ گرتے ہوئے ہوا میں موجود سیاہ پرندوں کو بھی اپنے ساتھ نیچے گراتا آ رہا تھا۔ پھر تیز روشنی سی چمکی، عمروں کے ہاتھ میں موجود ڈوری کو جھٹکا لگا اور دوسرے لمحے اسے اپنے سامنے جال الیاسی میں پھنسے لمبی چونچوں والے سیاہ پرندوں کا پہاڑ سا دکھائی دیا۔ جال الیاسی نے بادلوں میں اور ہوا میں موجود لمبی چونچوں والے تمام پرندوں کے ساتھ ساتھ زمین پر موجود پرندوں کو بھی جکڑ لیا تھا۔